नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे चूना पत्थर स्थलाकृति के बारे में, जिसको कास्ट लैंडफॉर्म्स या कास्ट स्थलाकृति भी कहा जाता है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि प्रारंभ में भी चर्चा हो चुकी है कि दो तरह के अर्थ मूवमेंट होते हैं। एक होता है जिसको हम एंडोजेनेटिक कहते हैं, अंतर्जात, और दूसरा होता है जिसको एक्सोजेनेटिक कहते हैं, बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल जो अंतर्जात बल के द्वारा जो बनाए गए स्थलाकृति है उसमें संशोधन करते हैं। तो ये जो है बेसिकली कास्ट स्थलाकृति उसी से संबंधित है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल के बारे में लिखा है। सबसे पहले मैं एक आपको बता दूं कि जो भी स्थलाकृति बनती है उसके अपर्दन के दूत होते हैं या कारक होते हैं। तो अगर हम बात करें अंडरग्राउंड वाटर की, तो ये जो है कास्ट स्थलाकृति को बनाने में मदद करता है या कास्ट स्थलाकृति के लिए ये उत्तरदायी कारक है। इसलिए सबसे पहले हम अंडरग्राउंड वाटर और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम कास्ट स्थलाकृति पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल है क्या। तो जब वाटर धरातल के नीचे चट्टान के छिद्र या दरार में जो पाया जाता है बेसिकली, वही भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत यानी कि ज़मीन के अंदर का जल, यानी कि वाटर प्रेजेंट इन द पोरस एंड क्रैक्स ऑफ रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर जो धरातल के नीचे पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आता है। तो इसके स्रोत को हम चार पार्ट में बांट सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है मिटियोरिक वाटर यानी अपृष्ठ जल। दूसरा कोनेट वाटर, सहजात जल। तीसरा मैग्मेटिक या जुवेनाइल वाटर या मैग्मा युक्त जल या ज्वालामुखी से संबंधित। और चौथा है ओशियनिक वाटर, महासागरीय जल। अगर हम पहले जल की बात करें जिसको मिटियोरिक वाटर कहते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि वैसा पानी या वैसा जल जो वर्षा या हिम वर्षा से धरातल पर आता है और फिर मिट्टी से होकर वो भूतल यानी ज़मीन के अंदर जाता है। यानी मिटियोरिक मतलब जो वर्षा या हिम वर्षा, स्नोफॉल या रेनफॉल के माध्यम से वो धरातल को पहले प्राप्त करेगा। तो धरातल पे अगर रह गया वो वाटर तो उसको सरफेस वाटर कहेंगे, फिर उसको अंडरग्राउंड वाटर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो मिट्टी से होते हुआ, छिद्रों से होते हुए वो भूमि के अंदर चला जाए, तो वो भूतल पर चला जाए, तो उसको अपृष्ठ जल या मिटियोरिक वाटर कहते हैं। जो दूसरा वाटर है जिसको हम कोनेट वाटर या सहजात जल कहते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, तो जब रॉक फॉर्मेशन होता है यानी चट्टानों का जब निर्माण होता है, तो उसके समय जो तलछटी चट्टान, जो बेस रॉक है, तलछटी चट्टानों में जो पाया जाने वाला जल है या जो मिलने वाला जल है, उसी को कोनेट वाटर कहते हैं। मतलब तलछटी चट्टानों से प्राप्त जल किस समय, तो रॉक फॉर्मेशन के समय। उसके बाद का जो पार्ट है वो है मैग्मेटिक या जुवेनाइल वाटर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ खनिजों में जल का अंश होता है। जैसे वोल्केनिक इरप्शन में जब जल का अंश होता है तो उसमें जो मैग्मा से जब जल अलग होता है, यानी मैग्मा से अलग हो जाए, तो उसका सोर्स बेसिकली मैग्मा ही है। इसलिए इसको जुवेनाइल वाटर या मैग्मा युक्त जल कहते हैं। ये भी ज़मीन के अंदर या भूतल में ही पाया जाता है। ओशियनिक वाटर का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये आप समझ सकते हैं वो सोर्स कहाँ से आता है। तो तटीय क्षेत्र में महासागर का जल जब रिस कर मिट्टी या चट्टानों के माध्यम से जब भूतल में जाता है, उसको कहा जाता है महासागरीय जल। तो हम देख सकते हैं कि वर्षा या हिमवर्षा से मिट्टी से होते हुए जाने वाला जल अपृष्ठ जल हुआ, चट्टानों में मिलने वाला जल वो सहजात जल हुआ, मैग्मा से युक्त जल जो है वो बेसिकली मैग्मा से अलग होता है वो हुआ, और महासागरीय जल जो बेसिकली तटीय क्षेत्र में रिस कर चट्टानों के छिद्र के माध्यम से भूतल तक जाता है। तो ये बेसिकली सोर्स है जो भूमिगत जल वाटर प्राप्त करता है। और ये सारे को मिला के हम जो धरातल के नीचे पाया जाने वाला जल है उसको हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि द वाटर टेबल और द लेवल ऑफ सेचुरेशन, भौम जल स्तर या संतृप्त तल। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। तो धरातल के नीचे प्रायः प्रवेश्य, जिसको परमिएबल रॉक कहा जाता है, प्रवेश्य चट्टानें जल से भीगी होती है, तो उसको सेचुरेटेड जल कहता है। सेचुरेटेड का मतलब कि एक वैसा लेवल जहाँ तक वाटर मिल रहा है, जहाँ तक वाटर जो है जल से भीगा है। जैसे आप मान लीजिए कि जाड़े के समय में आप देखते होंगे कि जो है 3-4 कपड़े पहनते हैं। जैसे मान लीजिए स्वेटर पहना आपने, उसके नीचे शर्ट पहना, उसके नीचे इनर पहना। अब अगर बारिश होती है हल्की फुल्की, तो कई बार ऐसा होता है कि
स्वेटर तो भीग ही गया, उसके अंदर जो है शर्ट भी हल्का भीगता है मतलब जल से, लेकिन आपका इनर नहीं भीगा हुआ होता है। तो वो जो शर्ट का जो रीजन है जहाँ तक वो भीगा हुआ है वो आपका सेचुरेशन लेवल हुआ। सेम कंडीशन जब अगर हम लोअर लेवल पे जाएंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि धरातल के नीचे जो सभी परमिएबल चट्टान है जहाँ से पानी जाता है जल से भीगी होती है वो संतृप्त रहती है। अब उसके ऊपर का जो सीमा, यानी कि वो तो मैक्सिमम सीमा है, उसके ऊपर का जो सीमा है उसी को लेवल ऑफ सेचुरेशन कहते हैं या वाटर टेबल कहते हैं, जिसको हम लोग भौम जल स्तर या संतृप्त तल कहते हैं। वैसा जल स्तर जहाँ तक वैसे जल स्तर जहाँ के ऊपर जो है चट्टानें जल से भीगी रहती हैं वो सेचुरेशन लेवल या भौम जल स्तर कहलाता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है नाम से ही स्पष्ट है, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड जोन या असंतृप्त मंडल। मतलब कि अपर पार्ट, ऊपर का भाग, जिससे जल नीचे रिस कर पहुंचता है, यानी उस पार्ट से वो नीचे रिस के गया तो उस पार्ट में तो वाटर मिल नहीं रहा है, तो वो जो है नीचे रिस के जाता है, उसको बेसिकली बैडो जोन या एरेशन जोन भी कहा जाता है। क्योंकि मिट्टी के छिद्र से जाता है जल, उसमें पवन भी भरे होते हैं, तो रिसने वाला जल का कुछ भाग वहाँ रुक जाता है और मैक्सिमम भाग नीचे चला जाता है। तो वो जो ऊपर वाला भाग है जिससे जिस पोर्शन से या जिस भाग से जल रिस के नीचे जाता है वो बेसिकली असंपृक्त तल या अनसैचुरेटेड जोन कहा जाता है। सैचुरेटेड जोन क्या होता है? तो चट्टानों के छिद्र जो पूर्ण रूप से जल से भरे हों वो होता है सैचुरेटेड जोन। अब इसमें भी 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट हो गया जोन ऑफ इंटरमीडिएट सैचुरेशन, आंतरायिक संपृक्त मंडल, और दूसरा जोन ऑफ परमानेंट सैचुरेशन, अस्थायी संपृक्त मंडल। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो सैचुरेटेड जोन है तो उसमें एक ऐसा जोन है मतलब जहाँ पे जो है बेसिकली पानी उस पोर्शन से आता है जो है कुछ समय तक, जैसे आप समझ सकते हैं कुछ समय तक, जैसे कि भूमिगत जल की मात्रा सदैव एक सा नहीं होता है। मतलब कि बारिश होगी तो वो सेचुरेटेड होगा, सूखा पड़ गया तो और थोड़ा सा लेवल नीचे चला जाएगा तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ड्राई में वो निम्न हो जाएगा और रेन में ऊंचा हो जाएगा। तो वो उस तरह का सेचुरेशन वो इंटरमीडिएट सेचुरेशन होता है। और अस्थाई सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि 2000-3000 फीट तक जैसे कि मैं माना जाता है कि वहाँ पे जो है परमानेंट जल रहता है, चाहे वो कैसा भी मौसम हो, ड्राई हो या वेट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ परमानेंट वाटर का जो है रिसाव होता है और परमानेंट वहाँ वाटर मिलेगा, तो वो अस्थाई संपृक्त मंडल कहलाता है। तीसरा जो रीजन है वो है रॉक फ्लोएज जोन, चट्टान प्रवाह मंडल, यानी भूपटल के नीचे माना जाता है कि 16 किलोमीटर के अराउंड चट्टानों के छिद्र या रंध्र बंद हो जाते हैं पूरी तरह से, यानी उसके नीचे वाटर नहीं जा सकता और उसके नीचे जो है कोई जल का रिसाव नहीं होगा, कोई वाटर नहीं जाएगा। तो वो जो पार्ट है वो चट्टान का प्रवाह मंडल है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं नीचे से अगर हम ऊपर आएँ कि चट्टान का प्रवाह मंडल है जहाँ से जल नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे हमेशा सेचुरेशन होगा, वो परमानेंट सेचुरेशन होता है। उसके बाद ऐसा होगा कि अगर ऊपर ज़्यादा पानी का सोर्स मिला तो सेचुरेशन होगा, नहीं मिला तो नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट होगा, और जिस पोर्शन से आएगा वो अनसेचुरेटेड जोन होगा। यहाँ पे नीचे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जो इसी से संबंधित है, जैसे एक्वेफर। एक्वेफर का मतलब जिस चट्टानों से होकर भूमिगत जल प्रवाहित होता है उसको बेसिकली एक्वेफर या जल भरा कहते हैं। पर्च्ड वाटर टेबल, पर्च्ड वाटर टेबल का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक अगर सैचुरेटेड जोन के बीच का जो शुष्क भाग होता है उसी को पर्च्ड वाटर टेबल, मतलब लटका हुआ जल स्तर आप कह सकते हैं कि मतलब नीचे सेचुरेशन है, ऊपर सेचुरेशन है, बीच में भाग सूखा हुआ, तो वो पर्च्ड वाटर टेबल होता है। वाटर स्प्रिंग का मतलब कि प्राकृतिक रूप से जल का ऊपर आना, जैसे झरना जिसको हम कह सकते हैं, प्राकृतिक झरना। उसके बाद आर्टिशियन बेसिन होता है, बेसिकली ये आर्टियोस से बना है जो कि एक फ्रांस का नाम है, उसका मतलब होता है कुआं, जिसको क्या होता है पहले मानव कुआं खोलता था तो उससे स्वतः जल निकलता रहता, तो उसी को आर्टिशियन वेल्स या आर्टिशियन कुआं कहा जाता है। तो ये बेसिकली वाटर का है कि कैसे मिलता है, तो ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जाने। अब आते हैं हम लोग कास्ट लैंडफॉर्म पे। कास्ट लैंडफॉर्म बेसिकली होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि चूना पत्थर या डोलोमाइट क्षेत्रों में भूमिगत जल सतह के ऊपर या नीचे विलयन प्रक्रिया से, विलयन का मतलब क्या होता है? वाटर का विभिन्न तत्वों में मिलना और घुलना, विलयन प्रक्रिया से जो विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम कास्ट लैंडफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे ये नल जो है गलती से टाइप हो गया है, तो उसको हम काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। अब काष्ठ स्थलाकृति से जो स्थलाकृति
कास्ट क्षेत्रों में जो स्थलाकृति बनती है, जिसको हम चूना पत्थर या डोलोमाइट क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे दो तरह से बनता है। एक तो इरोजनल वर्क होता है, दूसरा डिपोजिशनल वर्क होता है। अब अगर हम इरोजनल या अपरदनात्मक कार्य की बात करें तो इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। जो पहला प्रोसेस है इसको हम सॉल्यूशन या कोरेजन कहते हैं, जिसको घोलीकरण या संक्षारण कहा जाता है। ये बेसिकली एक केमिकल इरोजन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल मटेरियल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स, या सिंपल शब्द में आप समझ सकते हैं कि पानी है, पानी चट्टानों में चट्टान से मिला, घुला, तो उससे क्या होता है कि जो घुलनशील पदार्थ है उस चट्टान से अलग हो जाते हैं। उसी को हम लोग घोलीकरण या संक्षारण कहते हैं। जलगतिक क्रिया क्या होता है? तो जलगतिक क्रिया होता है बेसिकली वाटर के फोर्स से अगर कुछ उस तरह का चीज़ हुआ, वो ये बेसिकली जो है जलगतिक क्रिया जो है वो एक तरह से मैकेनिकल इरोजन का पार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन हो गया केमिकल इरोजन, जलगतिक क्रिया मैकेनिकल इरोजन का पार्ट होता है। वो बेसिकली क्या होता है, तो बिना कंकड़ पत्थर या रासायनिक क्रिया से चट्टान नदी या वाटर के फोर्स से टूटती है। कोरेजन या एब्रेजन क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला कोरोजन है, RO है, ये RA है। कोरेजन मतलब अपघर्षण। अपघर्षण बेसिकली ये होता है कि वाटर के साथ जो पदार्थ है उसके बेड में धीरे धीरे जो है बहता है तो खुरच के अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग कोरेजन कहते हैं। और एट्रिशन क्या होता है कि उस क्रम में जब चट्टानें आपस में टकराती हैं और जो है उससे अलग होती हैं तो उसको कोरेजन या संधिघर्षण कहते हैं। तो ये बेसिकली इरोजनल वर्क के पार्ट हो जाते हैं, इससे कई सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो डिपोजिशनल वर्क, उसके निक्षेप से कई सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। कोई भी एजेंट के बेसिकली 3 कारक होते हैं, हम लोग शुरू में भी देखा था या देखेंगे, जिसमें नदी है, पवन है। एक तो ये होता है कि वो काट छाट करेगा, जिसको इरोजन कहते हैं, बहा के ले जाएगा, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और जहाँ कहीं ले जाके जमा कर देगा उसको निक्षेपण कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 हमने डिवीजन कर रखा है। अब अगर हम बात करें कास्ट टोपोग्राफी की, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लगभग जो है यहाँ पे 26 स्थलाकृतियों के बारे में बताया गया है। बहुत आसान है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि इरोजन से बनने वाली कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, तो सबसे पहले जो स्थलाकृति है उसको हम कहते हैं घोल रंध्र, सिंक होल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ फिर एक एक करके आपको समझाऊंगा। दूसरा है विलय रंध्र, सॉलो होल, डोलाइन, युवाला, पोलजे, कोलैप्स सिंक, घोल पटल या सॉल्यूशन पैन, कास्ट विंडो, कास्ट खिड़की, कास्ट लेक, कास्ट झील। ये जितने स्थलाकृति हैं आप देख रहे होंगे, रेड कलर से मैंने घेरा है, ये बेसिकली सॉल्यूशन होल से संबंधित स्थलाकृति हैं। सॉल्यूशन होल का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि विलयन से बनने वाली स्थलाकृति। फिर लैपिज है, सिंकिंग क्रिक है, फिर ब्लाइंड वैली है, कास्ट वैली या सॉल्यूशन वैली भी कहा जाता है, पोनोर है, नेचुरल ब्रिज है, केव या कैवेरन्स है, कंदरा या गुफा है। तो ये बेसिकली स्थलाकृति जो बनती है इरोजनल वर्क है। दूसरे साइड में जो है वो निक्षेपण से बनता है, जिसको हम लोग स्पीलियोथेम कहते हैं, पहला जो स्थलाकृति बनता है। फिर ट्रेवर्टाइन्स दूसरी स्थलाकृति, टूफा या कैल्टूफा तीसरी स्थलाकृति, ड्रिप स्टोन चौथी स्थलाकृति, स्टिलेक्टाइट, उसके बाद स्टेलेगमाइट, केफ पिलर्स कंदरा स्तंभ, फिर ड्रैप्स और कर्टन्स, हेलेक्टाइट, हेलेगमाइट, ग्लोबुलाइट और फ्लोस्टोन्स। आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि ये मैक्सिमम जो है ये आपको अंग्रेजी वर्ड ही है, क्योंकि हिंदी वर्ड इसका थोड़ा ज़्यादा, जैसे अब जैसे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, आश्चुताश्म, निश्चुताश्म, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, तो बेहतर यही है कि आप इसको देवनागरी में ही यूज करें। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। कुछ फिगर्स भी हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं इस फिगर पे। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्थलाकृति के बारे में बताया हुआ है, जिसमें डोलाइन है, पोनोर है, डिसअपियरिंग स्ट्रीम है जिसको हम लोग ब्लाइंड वैली भी कहते हैं, इवाला है, लाइमस्टोन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। सबसे पहले ये समझिए कि चूना का पत्थर या डोलोमाइट जो रीजन है, वहाँ प्रदेशों में जब वर्षा होती है तो बारिश का पानी मिलता है तो CO2 के साथ मिलकर एक सक्रिय घोलक बन जाता है, एक्टिव हो जाता है। और वो क्या करता है, रॉक ज्वाइंट यानी रॉक का जो रंध्र है उसमें वाटर प्रविष्ट करता है और उसमें जो घुलनशील तत्व हैं उसको घुलाकर निकाल देता है। यानी ये पूरा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हुआ, सॉल्यूशन का प्रोसेस, विलयन का प्रोसेस या घुलनशील प्रोसेस।
इस प्रोसेस से कई छिद्र का निर्माण होता है, मतलब छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे। जैसे घर में भी आप देखते होंगे चूना है, चूना पे आप थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए तो वो हल्का हल्का उबलेगा और वहाँ पे छिद्र बन जाता है। तो वो जो छिद्र कई सारे बनते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उसी को कहा जाता है, जो सबसे पहला पार्ट है, सिंक होल। अब देखिए, अब ये छिद्र बना स्मॉल, वो हो गया सिंक होल। यही जब सॉल्यूशन की प्रक्रिया जारी रहती है और ये साइज बड़ा हो जाए छिद्र का, तो वो हो जाता है सॉलो होल, विलय रंध्र। थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाए तो हो जाता है डो लाइन, जिसको सर्बिया में डोलिनास भी कहा जाता है। और अधिक बड़ा हो जाए तो इवाला। इवाला कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक डोलाइन है, वो बड़ा हो गया छिद्र, उसके जस्ट बगल में दूसरा डोलाइन डेवलप हुआ है, अब दोनों डोलाइन मिल गया तो क्या होगा, वो तो फैलेगा, तो दोनों मिल जाएगा तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इवाला। इवाला मतलब परस्पर मिलने से भी बनता है। और अंत में सबसे बड़ी जो स्थलाकृति बनती है वो होता है पोल्जे, जिसको राजकुंड कहा जाता है। हालांकि इवाला जो है बेसिकली एक कंपाउंड सिंकहोल आप कह सकते हैं इसको। इसको स्मॉलर फॉर्म को जामा भी कहा जाता है। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, एक चीज़ समझिए कि जो घुलनशील क्रिया हुई तो सबसे पहले घोलरंध्र बना, यानी सिंक होल बना सबसे पहले छोटा सा। उसके बाद बड़ा हुआ तो वो सॉलो होल बना, विलयन रंध्र बना। थोड़ा और बड़ा हुआ तो डोलाइन बना, जिसको डोलिनास कहते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो इवाला बना, कंपाउंड। और उसके बाद सबसे बड़ा पोल्जे बना, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ये पोल्जे सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सिंक होल छोटा बना, ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो डोलाइन बना। मैं सॉलो होल वगैरह नहीं बनाया हूँ इसलिए कि जो है वो बहुत लंबा फिर जाएगा, एक ही चीज़ का साइज से बड़ा होगा। फिर ये धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है तो ये वाला बनता है, और ज़्यादा बड़ा हो गया तो पोल्जे बना। यहाँ पहले फिगर में आप देख रहे होंगे और इस फिगर में आप देखिए साइज़ का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली पोल्जे होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब अपर सतह यानी ऊपरी भाग में के नीचे जो छोटा रिक्त स्थान है उस सतह का धंस जाता है, यानी सिंक होल जो है धीरे धीरे वो ज़्यादा बड़ा होने के कारण क्या होता है, वो कोलैप्स कर जाता है। उसी को कहा जाता है कोलैप्स सिंक या ध्वस्त रंध्र। यानी कि वो जो है धंस गया सिंक तो कोलैप्स सिंक हो गया। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है सॉल्यूशन पैन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिंक होल जो है, जो डोलाइन होता है उससे कम गहरा हो लेकिन उथला हो, तो वो होता है घोल पटल या सॉल्यूशन पैन। पैन क्या होता है, घर में भी आप पैन देखते होंगे। कढ़ाई और पैन में क्या डिफरेंस है, कढ़ाई गहरा होता है, पैन जो है उथला होता है। तो यही कंडीशन है कि ये वाला ही होता है और डोलाइन टाइप का ही ये स्थलाकृति होता है, डोलाइन टाइप का ही। तो बेसिकली होता है क्या कि डोलाइन गहरा होता है, ये थोड़ा सा कम गहरा होता है। उसी हिसाब से कास्ट खिड़की जो है एक वो आता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो होता क्या है कि डोलाइन या सिंक होल, पहले फिगर में आप देखे होंगे कि ये डोलाइन और सिंक होल पोल्जे वगैरह है। तो ये जो डोलाइन और सिंक होल है, ये वाला जो रीजन है बेसिकली, तो ये जो डोलाइन और सिंक होल जो है वो कोलैप्स होकर बृहद छिद्र का निर्माण होता है। तो ये जो छिद्र है यही खिड़की टाइप का काम करता है, जिसको हम लोग कास्ट खिड़की कहते हैं। और डोलाइन में, डोलाइन जो ये स्थलाकृति है, जैसे मान लीजिए ये आपका डोलाइन है या ये वाला है, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये जो डोलाइन है ये थोड़ा सा धंसा हुआ है, गहरा है। इसमें अगर पानी जम जाए तो ये क्या होगा, झील टाइप का हो जाएगा। इसी को कास्ट लेक कहेंगे हम। तो ये स्थलाकृति बहुत टफ नहीं है। उसके बाद लैपिज क्या होता है, तो जब हाईली मतलब कह सकते हैं कि अत्यधिक ऊबड़ खाबड़, अनरेगुलेटेड जो है, अनरग्ड आप कह सकते हैं कि, और असमान ऊपरी सतह घुलन क्रिया से बन जाती है, तो इससे छोटे छोटे शिखर या रिज का निर्माण होता है। उसी को हम लोग कहते हैं लैपिज, ठीक है। उसको हम लोग लैपिज कहते हैं। इस तरह से जैसे मान लीजिए कि जगह जगह घुल गया, कहीं नहीं घुला, तो वो उस तरह से ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम लोग लैपिज कहते हैं। और इसमें कई छोटी छोटी शिखर होते हैं और पिनेकल्स भी बनते हैं। इसके अलग अलग नाम है, जैसे लैपिज को क्लिंट्स या ग्रेप्स नॉर्थ इंग्लैंड में कहते हैं, करेन इसको जर्मनी में कहा जाता है, बोगाज इसको यूगोस्लोवाकिया में कहा जाता है, लैपिज बेसिकली फ्रांस में कहा जाता है। तो ये चीज़ है। इसी के बाद जब वेदरिंग होता है, मतलब वेदरिंग का मतलब ऋतु क्षरण के कारण जो है सरफेस पे
एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सारे घुलन प्रक्रिया हो गई, उसके बाद सरफेस पे एक मिट्टी का निर्माण होता है, उसको टेरारोसा मिट्टी कहते हैं। उसी हिसाब से कास्ट प्लेन या कास्ट जो मिट्टी होती है जिसको टेरारोसा कहा जाता है, उसके ऊपरी सतह पर इतना अधिक सिंक होल हो जाए कि समूचा, मतलब मान लीजिए कि एक सतह है, वहाँ पे छोटा 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 छिद्र हो जाए, जो चलनी जिसको हम लोग जिसमें छानते हैं, छलनी टाइप का दिखने लगे, तो और उसमें से नदी जो है धीरे धीरे नीचे चली जाए, मतलब क्योंकि वो छोटा छोटा है, अगर उधर से नदी गुजरेगी तो वो बह के नीचे चली जाएगी, तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है उसी को सिंकिंग क्रिक कहा जाता है। और वो चूंकि उसी सिंकिंग क्रिक से रिवर जो है जल के सतह के नीचे चली जाती है, तो वहाँ पे तो ऊपर आपको शुष्क दिखेगा क्योंकि नदी तो दिखेगी नहीं, तो वो जो नीचे चली जाती है तो उसी को हम लोग जो है वैली जो बनता है, यानी कि वो कास्ट का प्लेन जो है उससे नीचे का रीजन, उसी को हम लोग ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये जो अंधी घाटी है तो कभी ज़्यादा बारिश हो गया, तो ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, नॉर्मल टाइम पे तो वो छोटा 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 छलनी टाइप का बना है, वाटर गया नीचे चला गया तो वो चूँकि दिख नहीं रहा है तो ब्लाइंड हो गया, तो ब्लाइंड वैली हो गया, वो जो सिंकिंग क्रिक से गया। अब बारिश ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा तो वो फिर दिखने लगेगा ऊपर, तो उसी को कास्ट वैली कहा जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे कास्ट वैली। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सिंकिंग को, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर आई, यहाँ पे छोटे छोटे अगर रीजन बनेंगे तो ये फिर नीचे चली गई, तो ये जो है ब्लाइंड वैली हो जाए, दिखेगा नहीं, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है ये लेवल पूरा भर जाएगा तो ऊपर दिखने लगेगा, तो उसको कास्ट वैली कहा जाता है। और सॉल्यूशन कोरेजन जो है उसी का पार्ट होता है, जो कंदरा टाइप का, गुफा टाइप का नीचे आप देख रहे होंगे बन गया, वो सॉल्यूशन कोरोजन कहते हैं। पोनोर का मतलब होता है वैसा पाइप जिससे, जैसे पोनोर को मैंने यहाँ पे भी समझाया है, ये जो पार्ट आप रीजन देख रहे हैं जहाँ से ये नीचे की ओर जाता है पानी, तो उसको ऊपरी सतह, जहाँ वर्टिकल पाइप जहाँ से जो है केव या सॉलो होल में वो पानी नीचे की ओर चला जाता है, उसको पोनोर कहा जाता है। सर्बिया में इसको पोनोर कहते हैं और फ्रांस में इसको अवेंस कहा जाता है। और इससे क्या होगा, इसी में जो होता है कोलैप्स ऑफ रूफ, मतलब ये जो है अगर ऊपर से बीच में जो है उसका पार्ट जो है धंस जाता है तो उसको हम लोग नेचुरल ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डोलाइन है, पोनोर है, नीचे पार्ट चला गया। अब आते हैं हम लोग निक्षेपात्मक स्थलाकृति के संदर्भ में। तो निक्षेपात्मक स्थलाकृति की अगर बात करें तो आप इसको सिंपल सब में, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक एक लाइन का ही है, आप ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप एज्यूम करिए कि आप गुफा में हैं और वो गुफा जो है, मतलब गुफा ऑब्वियस है कि वो ज़मीन के नीचे होगा, आप उसके अंदर आप जाते हैं और चूना पत्थर से निर्मित कंदरा है, उसमें आप जो स्थलाकृति बनती है, तो ओवरऑल जितनी स्थलाकृति निक्षेप के द्वारा बनी, अगर सबको हम लोग, आप सिंपल वे में कहें कि चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं के सभी प्रकार का निक्षेप, जिसमें मुख्य संगठक क्या होता है कैल्साइट, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पीलियोथेम, यानी कि कंदरा में बनने वाले सभी तरह के निक्षेप को सामूहिक तौर पे स्पीलियोथेम कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई तरह की स्थलाकृतियाँ बनेगी। अगर वो निक्षेप पट्टीदार हो, पट्टीदार का मतलब कि मतलब छोटा सा पट्टी में बना हो, कैलकेरियस डिपॉजिट, उसको कहते हैं ट्रेवर्टाइन। ठीक है, दूसरा जो है वो है कंदरा के मुख पर, यानी कि जहाँ पे हम घुसते हैं तो जो मुख है वहाँ पे ट्रेवर्टाइन का अगर कोमल निक्षेप हो, यानी कि वो जो निक्षेप हो वो कंदरा के मुख पे हो, यानी कि गेट पे हो, तो उसको कहते हैं टूफा। और चूँकि कैल्साइट जो है मेन उसमें तत्व होता है, खनिज होता है, इसलिए इसको कैल टूफा कहा जाता है। फिर जो होता है कि शुष्क कंदरा में टपकते जल से, अब चूँकि वाटर उसमें हल्का सा रंध्र है, उसमें हल्का सा सेचुरेशन है, तो शुष्क कंदरा में जो है छत से आप देखे होंगे कि हल्का टपकता है पानी। अब टपकने का क्या मतलब है कि वो हल्का हल्का चूनायुक्त निक्षेप हो रहा है वहाँ पे, तो उसको कहते हैं ड्रिप स्टोन। ठीक है, ड्रिप का मतलब बूंद, स्टोन पत्थर से जुड़ा हुआ है, तो ड्रिप स्टोन। अब देखो, अब वो कंदरा जो है टपक रहा है, वो टपकेगा तो वो ऐसा नहीं है कि पानी की तरह अचानक बह जाएगा, वो टपकता है और चूंकि चूना होता है तो वो जो है धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो छत से लटकते हुए दिखता है,
वो जो है निक्षेप होते जाएगा, लटकते जाएगा, निक्षेप होते जाएगा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे होंगे इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। और जो टपका नीचे तो सेम पोजीशन पे नीचे में गिरता है, फिर एक बार बूंद गिरा, दूसरा बूंद गिरा, तीसरा बूंद गिरा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो भी निक्षेप होकर ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, तो उसको कहते हैं स्टेलेगमाइट। यानी कह सकते हैं कि कंदरा से छत से लटकते हुए ड्रिप स्टोन जो स्तंभ जो नीचे की ओर बढ़ते हैं वो स्टेलेक्टाइट होते हैं, और फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं ड्रिप स्टोन, उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं। अब एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों मिल जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे केव पिलर या कंदरा स्तंभ। अब यहाँ पे चीज़ एक होता है कि जब जो ये स्टेलेक्टाइट बना और जो स्टेलेगमाइट बना, इसके आसपास अगर ड्रिप स्टोन मिलता है, तो अगर स्टेलेक्टाइट के आसपास ड्रिप स्टोन मिला तो उसको हेलेक्टाइट कहते हैं, स्टेलेगमाइट के आसपास ड्रिप स्टोन मिल रहा है उसको हेलेगमाइट कहते हैं। और अगर उसका आकार, हेलेक्टाइट का आकार गोल हो, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का हो, उसको ग्लोबुलाइट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्श पर रिसता हुआ जल हेलेक्टाइट द्वारा निकले जल का कंदरा के फर्श पर निक्षेप हो जाता है, यानी कि जो हेलेक्टाइट द्वारा निकला जल है वो कंदरा के फर्श पे मिलने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लो स्टोन। ठीक है, फ्लो स्टोन उसको बेसिकली कहा जाता है। और कई बार आप देखते होंगे कि पानी जो है, ये फिगर आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये देखिए, ये जो नीचे से जा रहा है बेसिकली ये क्या है, स्टेलेगमाइट है, ऊपर से लटका हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग स्टेलेगमाइट कहते हैं। अब कई बार होता है कि छोटा 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 सुई टाइप का लटका हुआ होगा, तो उसको हम लोग ड्रैप्स या कर्टन्स कहते हैं। तो ये सारी जो स्थलाकृति है, ये सिंपली वर्ड में आप इसको समझ सकते हैं कि ये सारी स्थलाकृति जो है सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अभी हम लोगों ने इसी स्थलाकृति के बारे में कहा, हालांकि इस पर कई सारी थ्योरीज भी है जो मैं आपको बोल देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली जो थ्योरी है जो अंडरग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत कंदरा के निर्माण से संबंधित है, उस थ्योरी का नाम है टू साइकिल थ्योरी, दो चक्रीय सिद्धांत। ये 1930 में डेविस ने दिया था, और इनका जो पेपर था जिसमें ये थ्योरी प्रकाशित हुई थी, उस पेपर का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न्स। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको काम आएगा। टू साइकिल थ्योरी, डेविस पेपर, ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कैवर्न्स। उसके बाद एक और थ्योरी है जिसको हम लोग भौम जल स्तर सिद्धांत कहते हैं, वाटर टेबल थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी दिया है सिवनस्टर्न ने, स्पेलिंग है SWINNERTON। ये थ्योरी बेसिकली इनके द्वारा दिया गया है। उसके बाद एक थ्योरी आती है जिसको आक्रमण सिद्धांत कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन्वेजन थ्योरी। इसको CA मैलोट, MALOTT, CA मैलोट ने दिया है। तो ये तीन थ्योरी है जो कंदरा के निर्माण को स्पष्ट करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं टू साइकिल थ्योरी डेविस, वाटर टेबल थ्योरी सिविनस्टॉन, और इन्वेजन थ्योरी CA मैलोट। तो ओवरऑल ये आपका चूना पत्थर से स्थलाकृति हुआ। किसी भी एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BA में भी पूछता है, MA में भी ये इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ UGC नेट JRF से लेके अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से करिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत